नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 12th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम 9th चैप्टर किरण प्रकाश के प्रकाशिकी यंत्र से संबंधित एक और महत्वपूर्ण टॉपिक दूरदर्शी टेलीस्कोप लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दूरदर्शी होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। उसमें भी हम अपवर्ती दूरदर्शी के बारे में विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। बात करेंगे कि अपवर्ती दूरदर्शी होता क्या है, अपवर्ती दूरदर्शी की बनावट, कार्यविधि, आवर्धन क्षमता का व्यंजक आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब मैं बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं दूरदर्शी होता क्या है। नाम से ही स्पष्ट है कि दूर की वस्तुओं को देखने वाला उपकरण। तो ऐसा प्रकाशिक उपकरण जिसकी सहायता से दूर स्थित वस्तुओं को बड़ा करके या आसानी से स्पष्ट देखा जाता हो, दूरदर्शी टेलीस्कोप कहलाता है। देखिए, लास्ट वीडियोज में हमने सूक्ष्मदर्शी के बारे में अध्ययन किया था। सूक्ष्मदर्शी, जिसे हम अंग्रेजी में माइक्रोस्कोप कहते हैं, जैसा नाम है वैसा ही इसका कार्य होता है। सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग होता है। सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए, सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। ओके, अब जो सूक्ष्मदर्शी है वो भी दो प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार है वो हमने देखा था सरल सूक्ष्मदर्शी, और सरल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देखा जाता है। इसमें एक उत्तल लेंस होता है। उसके बाद में हमने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी देखा। दूसरा पार्ट हमने क्या देखा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेंस होते हैं और दोनों के संयुक्त प्रभाव से किसी वस्तु का 10 से ज्यादा आवर्धन क्षमता वाला प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। अर्थात इससे काफी बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, वस्तु काफी बड़ी दिखाई पड़ती है, स्पष्ट दिखाई पड़ती है। ठीक उसी प्रकार से ही दूरदर्शी क्या है, दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए यूज में लेते हैं। वस्तुएं इतनी अधिक दूरी पर है कि वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती, वो छोटी दिखाई पड़ती है। हालांकि वस्तुएं होती बड़ी है बट अधिक दूरी पर होने के कारण से वो छोटी दिखाई पड़ती है। जैसे मैं बात करूं, तारे हैं, चंद्रमा है, उनका आकार काफी बड़ा है लेकिन वो इतनी अधिक दूरी पर मौजूद है कि उनको स्पष्ट देख पाना संभव नहीं है। तो दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए दूरदर्शी का प्रयोग किया जाता है। जबकि अति सूक्ष्म वस्तुएं जिन्हें हम नंगी आंख से नहीं देख सकते, उनको स्पष्ट रूप से देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। ओके, तो इनकी जो डेफिनेशन है वो एक बार क्लियर कर लीजिए। यहां पर आप ध्यान दीजिए, दूरदर्शी की परिभाषा क्या है कि ऐसा प्रकाशिक उपकरण, ऐसा प्रकाशिक उपकरण जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से दूरस्थ वस्तुओं को, दूरस्थ वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जाता है,
स्पष्ट रूप से देखा जाता है, स्पष्ट रूप से देखा जाता है, दूरदर्शी कहलाता है, दूरदर्शी कहलाता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि वस्तु छोटी है, वस्तु का आकार काफी बड़ा है, लेकिन वो बहुत अधिक दूरी पर मौजूद होने के कारण से छोटी दिखाई पड़ती है। बात करें तारों की, तो तारे इतनी अधिक दूरी पर है कि उनका आकार हमें बहुत ही छोटा दिखाई पड़ता है, जबकि उनका वास्तविक जो आकार है वो काफी बड़ा होता है। तो जैसे हम कौन सी वस्तुओं को इसकी सहायता से देख सकते हैं, तो दूरस्थ वस्तुएं कौन सी हो सकती है? देखिए, जैसे चांद है, चंद्रमा, तारे, सूर्य और दूरस्थ जो पहाड़ हैं, दूरस्थ पहाड़, इनको देखने के लिए हम दूरदर्शी का प्रयोग करते हैं। देखिए, ये जो दूरदर्शी है, टेलीस्कोप है, इसमें कुछ लेंस और दर्पणों का संयोजन करके वस्तु का स्पष्ट और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं। क्या किया जाता है? दूरदर्शी में लेंस व दर्पणों को संयोजित करके, लेंस व दर्पणों को संयोजित करके वस्तु का बड़ा व स्पष्ट प्रतिबिंब, बड़ा व स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं। प्राप्त किया जाता है। ओके, इसमें है क्या? एक्चुअल में वस्तु तो बड़ी है, लेकिन दूर स्थित होने की वजह से वो छोटी दिखाई पड़ती है। उसका बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दूरदर्शी का प्रयोग किया जाता है। एक्चुअल में यहां पर कहानी क्या है कि वस्तु इतनी अधिक दूरी पर है कि उसके द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण छोटा होता है। इस कारण से वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो छोटा बनेगा, उसकी आवर्धन क्षमता कम रहेगी। ठीक है, अब ये जो दूरदर्शी हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, चलिए देखिए। दूरदर्शी के प्रकार, तो देखिए ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के। पहला जो प्रकार है वो है अपवर्ती दूरदर्शी, जिसे हम खगोलीय दूरदर्शी भी कहते हैं, और आज के इस वीडियो में इसी दूरदर्शी का अध्ययन करेंगे। दूसरा जो प्रकार है वो है परावर्ती दूरदर्शी, इसको हम केस क्रेन दूरदर्शी भी कहते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, समझेंगे। ये दो प्रकार है और एक एक करके इन दोनों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम अपवर्ती दूरदर्शी ले लेते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अपवर्ती दूरदर्शी। अपवर्ती दूरदर्शी को खगोलीय दूरदर्शी भी कहा जाता है। देखें आप, इसका दूसरा नाम क्या है? खगोलीय दूरदर्शी। इसे हम क्या कहते हैं? खगोलीय दूरदर्शी। इसका मतलब यह हो गया है कि इसकी सहायता से खगोलीय पिंडों को देखा जाता है। इसकी सहायता से किसे देखेंगे? खगोलीय पिंडों को देखने में इसका प्रयोग होता है, देखने में इसका उपयोग किया जाता है। यहां पर आप ध्यान देंगे कि अपवर्ती दूरदर्शी में भी दो उत्तल लेंस होते हैं। इसमें कितने लेंस होंगे? दो।
इसमें दो उत्तल लेंस होते हैं, दो उत्तल लेंस होते हैं, दो उत्तल लेंस होते हैं। इसमें कितने उत्तल लेंस होंगे? दो उत्तल लेंस होंगे। आप यहां पर जरा ध्यान दीजिए, एक उत्तल लेंस का द्वारक बड़ा, दूसरे उत्तल लेंस का द्वारक छोटा। इस तरफ हमारा नेत्र होता है, यहां से हम देखेंगे, इधर से देखने का कार्य होगा। एक बार डायग्राम को आप समझ लें। जो लेंस नेत्र की तरफ होता है उसे हम कहते हैं नेत्रिका, और जो वस्तु की ओर होता है उसको हम अभिदर्शक कहते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस कहा जाता है, जो कि ऑब्जेक्ट की ओर होता है। आप यहां पर देखेंगे कि अभिदर्शक का जो द्वारक है, साइज है, वो बड़ी होती है। अभिदर्शक का द्वारक बड़ा। यहां पर दो लेंस होंगे, एक का नाम है अभिदर्शक और दूसरे का नाम है नेत्रिका। तो जो अभिदर्शक लेंस है, इसका द्वारक क्या होता है? द्वारक बड़ा, जबकि नेत्रिका का द्वारक है वो छोटा होता है। द्वारक क्या होगा? छोटा होगा। अभिदर्शक का जो आकार है, साइज है, द्वारक है, वो बड़ा होगा। नेत्रिका का द्वारक छोटा होगा। वस्तु इधर रखी जाएगी। इधर क्या है? वस्तु। हालांकि ये दूर है, ये काफी दूरी पर मौजूद होती है, दूरस्थ वस्तु है, और वहां से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो इस अभिदर्शक लेंस से प्रतिबिंब बनाएगी। यहां पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा, यहां बनेगा। फिर वो जो प्रतिबिंब है वो नेत्रिका के लिए आभासी बिंब का कार्य करेगा। चलिए मैं एक मोटा मोटा डायग्राम आपके सामने रख देता हूं कि यहां पर प्रकाश की किरणें इस तरीके से आएगी, ऐसे, क्योंकि वस्तु है वो काफी अधिक दूरी पर होती है, वहां से प्रकाश की किरणें समांतर आएगी और यहां पर एक प्रतिबिंब का निर्माण करेगी, ए डेस बी डेस, और यहां से प्रकाश की किरणें हमारे नेत्र में प्रवेश करती है इस तरीके से। और इनको जब हम पीछे बढ़ाएंगे तो ये जहां कहीं पर भी मिलती हुई प्रतीत होती, वहां पर हमें आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होगा, ए डेस, ए डबल डेस, बी डबल डेस। एक बार पुनः इस डायग्राम को समझे, और मैं स्पष्ट डायग्राम आपके सामने रखूंगा अभी। एक बार कच्चा डायग्राम आप समझ लीजिए कि वस्तु बहुत अधिक दूरी पर है और बहुत अधिक दूरी पर मौजूद वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होगी। अब वो एक दूसरे के समांतर प्रकाश की किरणें यहां पर आपतित होगी, तो यहां से क्या होगी? वो एक बिंदु पर मिलेगी, जहां पर मिलेगी वस्तु बहुत अधिक दूरी पर है, ए बी, और प्रतिबिंब बना रही है ए डेस बी डेस। अभिदर्शक के द्वारा बना जो प्रतिबिंब है वो नेत्रिका के लिए आभासी बिंब का कार्य करेगा। इसका काम करेगा, आभासी बिंब का कार्य यहां होगा। तो नेत्रिका के लिए बिंब है ए डेस बी डेस, अभिदर्शक के लिए प्रतिबिंब है ए डेस बी डेस। इसको आप अच्छे से समझ ले। ओके, ये जो आभासी बिंब है उसका प्रतिबिंब नेत्रिका के द्वारा पीछे बनेगा, क्योंकि ये प्रकाश की किरणें आगे चलकर कहीं पर मिलेगी नहीं, उनको पीछे बढ़ाएंगे तो जहां कहीं पर भी मिलेगी वहीं पर ए डेस बी डेस का प्रतिबिंब ए डबल डेस बी डबल डेस हमें प्राप्त हो जाएगा, जो कि उल्टा बन रहा है, काफी बड़ा बन रहा है, आपको दिखाई भी दे रहा है, आभासी है। ओके, चलिए थोड़ा सा स्पष्ट डायग्राम इसका देख लेते हैं। मैं एक स्पष्ट डायग्राम के लिए सबसे पहले ये मुख्य अक्ष निर्मित कर रहा हूं। ये हमने क्या बना दी है? मुख्य अक्ष। और सबसे पहले मैं नेत्रिका का निर्माण यहां पर कर रहा हूं। और आप जानते हैं कि जो नेत्रिका है, अभिदर्शक का निर्माण कर रहा हूं जिसका द्वारक काफी बड़ा है। इसका द्वारक क्या है?
काफी बड़ा। और ये है हमारे पास में नेत्रिका। ये हमारे पास में है नेत्रिका। ये हमारे पास में है अभिदर्शक। ये हमारे पास में है अभिदर्शक। ये है नेत्रिका। इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इसको ओ से और इसके ऑप्टिकल सेंटर को मैं ई से लिख रहा हूं। वस्तु इस तरफ है, बहुत अधिक दूरी पर है, बहुत अधिक दूरी पर है, जैसे चांद है, तारा है, सूर्य है, बहुत अधिक दूरी पर है। वहां से प्रकाश की किरणें आएगी, वो एक दूसरे के समांतर होगी। वो प्रकाश की किरणें क्या होगी? एक दूसरे के समांतर। वस्तु है ए बी है, वस्तु का नाम क्या है? ए बी। वस्तु का नाम हमारे पास में है ए बी। इस तरीके से हमने एक प्रकाश किरण को आपतित करवाई है। दूसरी वाली जो प्रकाश की किरण है वो इधर से ऐसे आपतित होती है और इधर से इस तरीके से अपवर्तित होकर यहां पहुंचती है। इस तरीके से ये इस तरफ बहुत अधिक दूरी पर हमारे पास में वस्तु है ए बी, जो कि बहुत अधिक दूर है। क्या है? बहुत अधिक दूरी पर है वस्तु ए बी। अब वहां से जो प्रकाश की किरणें आ रही है वो एक दूसरे के समांतर आ रही है और ये मिलती कहां है? फोकस बिंदु पर मिलेगी, वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो ये यहां पर अपन को मिल चुका है प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। प्रतिबिंब मिल चुका है ए डैश बी डैश। ये अभिदर्शक के द्वारा बना है। इसके द्वारा बना है, अभिदर्शक के द्वारा। अब क्या होता है, थोड़ा सा डायग्राम हम क्या है कि किसी भी डायग्राम को बनाने के लिए आपको थोड़ी सी प्री प्लानिंग करनी होगी। तो मैं यहां से इसको निर्मित करने के लिए पहले से ही एक लाइन खींच देता हूं। ठीक है, अब मैं थोड़ी कंटिन्यूअस लाइन लेता हूं, आपको अभी क्लियर कर दूंगा कि ऐसा मैंने क्यों किया है। एक बार फिर से मैं डॉटेड लूंगा, फिर लूंगा मैं। अब देखिए, ध्यान देंगे आप, अभी क्लियर करेंगे इसको कि वस्तु ए बी है वो बहुत अधिक दूरी पर रखी हुई है, अनंत पर रखी हुई है। वहां से प्रकाश की किरणें जब आएगी तो वो एक दूसरे के समांतर हो जाएगी और समांतर प्रकाश की किरणें जब किसी उत्तल लेंस पर आकर आपतित होती है तो वो फोकस बिंदु पर मिलती है। तो इसका फोकस बिंदु है वो बी डैश पर है। कहां पर है? बी डैश पर है। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी एफ ओ। एफ ओ इस अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी। इतना क्लियर हो गया? क्योंकि जो प्रकाश की किरणें आ रही है वो बहुत अधिक दूरी से आ रही है, मतलब अनंत से आ रही है, और अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें फोकस बिंदु पर मिलती है। तो ये ए डैश बी डैश फोकस बिंदु पर है और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो फोकस दूरी हो जाएगी। अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी को हमने एफ ओ से लिखा है, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ को हमने एफ ओ से लिख दिया। अब ये जो ए डैश बी डैश है ये अभिदर्शक के लिए प्रतिबिंब और नेत्रिका के लिए आभासी बिंब का काम करता है। यहां से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो यहां आएगी, फिर मुड़कर इधर जाएगी, मुड़कर इस तरफ जाएगी। एक प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है, दूसरी प्रकाश की किरण इस तरीके से जा रही है। ये जो दोनों प्रकाश की किरणें हैं वो आगे चलकर कहीं पर नहीं मिलती। ये दोनों प्रकाश की किरणें आगे चलकर कहीं मिलती नहीं है। हमारा जो नेत्र है वो इधर है, अपनी जो आंख है वो यहां पर मौजूद है। अपनी जो आंख है वो यहां पर मौजूद है। इस तरीके से
ऐसे मौजूद है, ऐसे। ये अपना मानव नेत्र है। ये प्रकाश की किरणें आगे चलकर कहीं नहीं मिलती, तो हम इनको पीछे बढ़ाएंगे। ये जहां कहीं पर भी मिलती हुई प्रतीत होती है वहीं अपना प्रतिबिंब बन जाएगा। ए डेस बी डेस का प्रतिबिंब बनेगा ए डबल डेस बी डबल डेस। ओके, तो जो अंतिम प्रतिबिंब है वो कैसा बन रहा है? प्रारंभिक प्रतिबिंब के, प्रारंभिक जो वस्तु है उसके सापेक्ष ये उल्टा बन रहा है, आभासी बन रहा है और बहुत बड़ा बन रहा है। ठीक है, देखो कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं कि अपवर्ती दूरदर्शी से जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनेगा? तो छोटा बनेगा। वस्तु से तो कैसा होगा? छोटा। उल्टा होगा, वास्तविक होगा, फोकस बिंदु पर बनेगा। अब यहां पर जो प्रतिबिंब है वो काफी दूर बन रहा है, तो काफी दूर बन रहा है या लगभग अनंत दूरी पर बन रहा है, काफी बड़ा बन रहा है, तो ये इस नेत्रिका के फोकस बिंदु पर ही बनता है। लगभग कहां बनता है? नेत्रिका के फोकस बिंदु पर। तो यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है उसको हम नेत्रिका की फोकस दूरी एफ ई से पुट करते हैं। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है वो एफ हो, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस है वो एफ ई नेत्रिका की फोकस दूरी होती है। इतना आपको समझ आ जाना चाहिए। चित्र समझ में आ गया? प्रतिबिंब कैसे निर्मित होता, प्रतिबिंब का निर्माण आपको समझ में आ गया। अब मैं यहां पर बात करता हूं अपवर्ती दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता। अपवर्ती दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता। देखिए किसी भी प्रकाशिक उपकरण की जो आवर्धन क्षमता है उसको हम कैपिटल एम से लिखते हैं। किससे पुट करते हैं? कैपिटल एम। और ये होती क्या है? ये है, ध्यानपूर्वक सुन लीजिए, प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण जिसको हम बीटा से लिखते हैं, और बिंब के द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण जिसे हम अल्फा से लिखते हैं। तो कैपिटल एम बराबर होता है बीटा अपॉन अल्फा, बीटा अपॉन अल्फा। अब इस डायग्राम में मैं अल्फा और बीटा आपको दिखा देता हूं कि वस्तु के द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण कितना होगा। तो देखिए वस्तु तो बहुत अधिक दूरी पर है, बहुत अधिक दूरी पर है। अब वहां से आने वाली प्रकाश की किरण आंख पर एंगल बना लीजिए चाहे अभिदर्शक पर एंगल बना लीजिए, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ये तो दोनों पास पास में ही है। इनके बीच में दूरदर्शी या जो अपनी दूरबीन होती है, टेलीस्कोप होता है, उसमें अभिदर्शक तो यहां है और अपनी आंख यहां है, तो इनमें तो कोई डिफरेंस नहीं है। अब कोई वस्तु बहुत अधिक दूरी पर है, इसके ऊपर एंगल बना लो चाहे इस पर एंगल बना लो, बात एक ही है। ठीक है, तो मैं यहां पर एंगल कंसीडर कर लेता हूं, ये वाला जो एंगल है ये है अल्फा। ये क्या है? अल्फा, क्योंकि आंख पर बना हुआ एंगल और ये एंगल बराबर ही होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वस्तु बहुत अधिक दूरी पर है और बहुत अधिक दूरी से यहां बना हुआ एंगल और बहुत अधिक दूरी से आंख पर बना एंगल सेम होगा। तो अल्फा ये वाला कोण होगा जो कि बिंब के द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण होता है, जिसे हमने अल्फा से लिखा है। एक हमें चाहिए प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बना कोण, जिसको हमने बीटा से लिखा है। ये हमारे पास में प्रतिबिंब है, बहुत अधिक दूरी पर है, ये भी काफी दूरी पर है, क्योंकि ये इसके फोकस बिंदु पर वस्तु रखी है, तो प्रतिबिंब भी बहुत अधिक दूर अनंत पर बनेगा। अब वहां से आंख पर बना कोण और यहां पर बना कोण लगभग बराबर होगा, तो ये वाला जो एंगल है यहां, ये एंगल है बीटा। ये एंगल क्या है? बीटा। आपको ये यहां तक समझ आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। आवर्धन क्षमता निकालेंगे, बीटा को मैं लिख रहा हूं यहां पर लगभग 10 बीटा। क्या लिख रहा हूं? 10 बीटा। और अल्फा को लिख रहा हूं 10 अल्फा। इससे भी आप क्लियर कर ले में, जब कोण बहुत छोटा होता है, यदि थीटा क्या हो? अति अल्प हो, थीटा कैसा हो? बहुत छोटा हो, तो हम 10 थीटा को क्या लिख सकते हैं? लगभग थीटा लिख सकते हैं। ये
हम लेकर चल सकते हैं, क्योंकि जब टेन जीरो का मान जीरो होता है और जीरो से थोड़ा सा भी ज्यादा एंगल होता है तो उसका मान भी थोड़ा सा ही ज्यादा होगा। टेन थीटा को थीटा लिखा जा सकता है जब थीटा बहुत छोटा हो। थीटा क्या हो? बहुत छोटा हो। देखो, क्योंकि टेन जीरो का मान कितना होता है? जीरो होता है। अब यदि मैं यहां पर जीरो से थोड़ा सा बड़ा मान ले लिया थीटा, तो यहां पर इसकी जो वैल्यू है वो भी थोड़ी सी बड़ी आएगी, थीटा ही आएगी। इसलिए टेन थीटा को क्या लिखा जाता है? थीटा लिखा जाता है। मैंने यहां पर लिख दिया बीटा के स्थान पर टेन बीटा, क्योंकि बीटा यहां छोटा है। इसी प्रकार से अल्फा के स्थान पर टेन अल्फा, क्योंकि यहां पर अल्फा भी छोटा है। इन्हें भी क्लियर करें आप। ये छोटे क्यों है? क्योंकि अपने दूरबीन की जो मोटाई वो इतनी होगी, इतनी की मोटाई है, और उसके ऊपर कोई प्रकाश की किरण आकर एंगल बना रही है तो वो एंगल बहुत ही छोटे होंगे। और छोटे एंगल है तो अल्फा को टेन अल्फा, बीटा को टेन बीटा लिख सकते हैं। अब यहां पर इनकी वैल्यू पुट करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, टेन बीटा, टेन बीटा की वैल्यू में यहां से देखो, एक ट्राइंगल आप देखें, इस वाले ट्राइंगल से त्रिभुज एडेस बीडेस ई में टेन बीटा, टेन बीटा बराबर लंब बट्टे में आधार होता है। लंब यहां पर इस बीटा के सामने वाली भुजा एडेस बीडेस, आधार यहां पर है बीडेस ई, बीडेस ई। ये आपको समझ आ जाना चाहिए। एडेस बीडेस बट्टे में बीडेस ई। ओके, ये आ गया टेन बीटा। टेन अल्फा, टेन अल्फा हम देखो यहां से अब कैसे फाइंड आउट करें। अल्फा के लिए मैं क्या कर देता हूं, ये वाला एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? अल्फा ही होगा। दोनों एंगल सेम है। अब मैं ट्राइंगल ले रहा हूं एडेस बीडेस ओ। कौन सा त्रिभुज लेकर चल रहा हूं? एडेस बीडेस ओ में टेन अल्फा बराबर, टेन अल्फा बराबर, देखो इस ट्राइंगल के अंदर लंब तो हो गया एडेस बीडेस, लंब क्या हो गया? एडेस बीडेस। आधार हो गया बीडेस ओ, आधार क्या हो गया? बीडेस ओ। चलिए यहां रख देते हैं एडेस बीडेस अपॉन बीडेस ओ। तो देखिए बीडेस ओ तो ऊपर चला गया, बीडेस ई बट्टे में आ गया। एडेस बीडेस से एडेस बीडेस कैंसिल हो गया। अब इसमें हम चिन्ह परिपाटी लगाएंगे। चिन्ह परिपाटी से चिन्ह परिपाटी से तो आप ध्यान दीजिए, बीडेस ओ, तो बीडेस ये है, ओ ये है। हम डिस्टेंस यहां से इधर मापेंगे। ये जो एफ ओ के बराबर है ये प्लस में आएगा। इसमें आएगा प्लस में, क्योंकि यहां से इधर डिस्टेंस से हम चल रहे हैं तो ये प्लस में होगे। इसमें जो डिस्टेंस इधर हम आएंगे बीडेस ई एफ ई के बराबर होगा, माइनस में लेंगे। इसमें लेंगे माइनस में। क्यों लेंगे वो भी आपको समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस को आप ऑप्टिकल सेंटर से मापोगे, इधर चलोगे तो डिस्टेंस माइनस में ली जाएगी। तो वैल्यू पुट कर दीजिए दोनों की। तो कैपिटल एम बराबर बीडेस ओ की वैल्यू है एफ ओ, बीडेस ई की वैल्यू है एफ ई विथ नेगेटिव साइन। मैंने नेगेटिव साइन पहले ही लगा दिया है। क्या आ गया है हमारे पास में? अपवर्ती दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र, फॉर्मूला कैपिटल एम बराबर माइनस एफ ओ अपॉन में एफ ई। ओके, ये आपको समझ आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। अब एक चीज और यहां पर ध्यान दें, अभिदर्शक से नेत्रिका के बीच की डिस्टेंस को ट्यूब लंबाई कहते हैं, जो कि एफ ओ और एफ ई दोनों की योग के बराबर होती है। एफ ओ और एफ ई दोनों के योग के बराबर होती है। चलिए मैं अगले पृष्ठ के ऊपर आपके सामने लिख देता हूं। आवर्धन क्षमता तो हमारे पास में आई है माइनस में एफ ओ अपॉन में एफ ई। एक होती है ट्यूब लंबाई, ट्यूब लंबाई जो कि एल से लिखी जाती है
अभिदर्शक तथा नेत्रिका के बीच की दूरी, ये किनके बीच की दूरी है? अभिदर्शक एवं नेत्रिका के बीच की दूरी है ये, नेत्रिका के मध्य की दूरी, तो एफ ओ का मोड प्लस एफ ई का मोड, क्योंकि आपको इसको पॉजिटिव में ही लेकर चलना है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते समय आपको इनका प्रयोग करना पड़ सकता है। देखिए न्यूमेरिकल यहां पर सिंपल से पूछे जाएंगे, सीधा हमारे पास में फॉर्मूला है, एम बराबर अपने पास में है एफ ओ अपॉन में एफ ई। एक तो फॉर्मूला यही है कि एफ ओ मतलब अभिदर्शक और नेत्रिका दोनों की फोकस दूरियां दे दे तो आवर्धन क्षमता निकाल सकते हैं। एक बार कई बार क्या होता है, ट्यूब लंबाई दे देते हैं कि भाई दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, जैसे मान लीजिए कि भाई 20 सेंटीमीटर है, ट्यूब लंबाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर। आवर्धन क्षमता आपको दे दी जैसे 9, तो अलग अलग एफ और एफ ई की वैल्यू क्या होगी? तो यहां से आप ध्यान देंगे, माइनस में 9 दे दी, क्या आ गया? चलो प्लस में ले लीजिए। तो यहां से आप ध्यान देंगे कि एफ ओ का जो मान है वो m इंटू एफ ई के बराबर आएगा। तो एफ ओ का जो मान है वो 9FE आ गया, और L बराबर होता मोड ऑफ एफ ओ प्लस मोड ऑफ एफ ई। तो यहां से L का मान आपको दे रखा है 20, एफ ओ प्लस एफ ई की जगह आप क्या लिख सकते हैं? एफ ओ की जगह आप लिख सकते हैं, इसका परिमाण लेकर लिखेंगे तो 9FE प्लस एफ ई, 20 बराबर 10FE आ गया। एफ ई बराबर आ गया आपके पास में 20/10, 2 सेंटीमीटर आ गया। एफ ई बराबर 2 सेंटीमीटर आ गया, तो एफ ओ बराबर कितना आ जाएगा? एफ ओ बराबर आ गया 9 गुणा 2, 18 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, आसान होते हैं, कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, आराम से आप सोल्व कर सकते हैं, इजी क्वेश्चंस होंगे इनके ऊपर आधारित। तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने अपवर्ती दूरदर्शी के बारे में अध्ययन किया। नेक्स्ट जो वीडियो है वो हम परावर्ती दूरदर्शी से संबंधित लेकर आएंगे। उसमें हम बात करेंगे कि परावर्ती दूरदर्शी होता क्या है, परावर्ती दूरदर्शी अपवर्ती दूरदर्शी से ज्यादा श्रेष्ठ होता है, इसका कारण हम नेक्स्ट वीडियो में ढूंढेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।